हेलो गाइस, मैं राजीव कुमार स्वामी। आप देख रहे हैं मानव भूगोल के मूल सिद्धांत के क्लास 12 के वीडियो, जिसमें अपन अब प्राथमिक क्रिया के बारे में पढ़ रहे थे। पहले दो वीडियो जो मेरे द्वारा डाले गए हैं यूट्यूब पर, उसमें पहले के अंदर अपन ने जो है पढ़ा था भोजन संग्रहण एवं आखेट और पशुपालन जो है वो उसमें पढ़ा गया। दूसरा जो वीडियो है उसमें कृषि और कृषि के प्रकारों का वर्णन जो है वो पढ़ा गया था। और अब इस तीसरे वीडियो में अपन चर्चा करेंगे खनन के ऊपर कि खनन जो है वो क्या होता है, और ये प्राथमिक क्रियाओं की लास्ट जो है वो विकल्प है। तो खनन क्या होता है? खनन मानव विकास के इतिहास में खनिजों की खोज की कई अवस्थाएं देखी जा सकती हैं। तो अगर अपन बात करें तो मानव का जो विकास है, उस विकास के इतिहास को अगर अपन देखें तो खनिजों की खोज की कई अवस्थाएं जो हैं वो रही हैं, जैसे ताम्र युग, कांस्य युग एवं लोहा युग। ठीक है, तो मतलब सबसे पहले ताम्र युग आया क्योंकि तांबे की खोज पहले हुई। फिर जो है तांबा जो है उससे तांबे की जो औजार वगैरह या बर्तन वगैरह वो इस्तेमाल होते थे। फिर कांस्य युग आया जिसमें कांस्य से संबंधित जो चीज़ों का उपयोग होता था। वर्तमान में जो है वो लोहा युग है जिसमें हर एक चीज़ जो है वो लोहे की बनी हुई है। ठीक है, तो प्राचीन काल में खनिजों का उपयोग जो है वो रोजगार बनाने, यहाँ पर गलत हो गया। तो खनिजों का उपयोग जो है वो औजार बनाने, बर्तन बनाने एवं हथियार बनाने तक ही सीमित था। तो प्राचीन काल की अगर अपन बात करें तो लोग जो थे उनसे औजार बना लेते थे, बर्तन बना लेते थे और हथियार जो है वो बना लेते थे। बस यहीं तक ही जो है खनिजों का जो उपयोग है वो होता था। इसका वास्तविक विकास जो हुआ था वो औद्योगिक क्रांति के बाद हुआ, क्योंकि औद्योगिक जो क्रांति है उसके बाद में क्या हुआ कि जो खनिज हैं उनकी जो महत्ता है वो बढ़ने लगी। आज अपन जो है खनिजों का बहु उपयोग देखते हैं। ठीक है, पहले बहु उपयोग नहीं थे। ठीक है, तो ये सब जो है वो कैसे हो पाया? औद्योगिक क्रांति के कारण हो पाया। ठीक है, और इसी वजह से ये जो है वो संभव भी हो पाया, विकास संभव हो पाया और इसका निरंतर इसका महत्व बढ़ता रहा। तो औद्योगिक क्रांति के बाद में खनिजों का महत्व है वो और लगातार जो है बढ़ता रहा। जैसे जैसे समय बीतता गया या निकलता गया वैसे वैसे खनिजों का जो महत्व है वो लगातार बढ़ता रहा। तो अब इसमें अपन बात करते हैं खनन कार्यों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो खनन कार्यों की लाभप्रदता को जो है वो दो बातों पर निर्भर करती है, यानी खनिज लाभ पहुंचाएंगे ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला आपका है भौतिक कारक, जिसमें खनिज निक्षेपों के आकार, श्रेणी, उपस्थिति की अवस्था को सम्मिलित करते हैं। तो पहला आपका जो हो जाएगा भौतिक कारक। भौतिक कारक में क्या होगा? खनिजों के निक्षेप का आकार, यानी कहने का मतलब क्या है कि खनिजों का जो निक्षेप है वो कितना है, यानी कितनी ज़्यादा अवस्था में या कितनी ज़्यादा मात्रा में खनिज है वो है। ठीक है, अगर कम मात्रा में हो तो ऐसे में खनन कार्य नहीं किया जा सकता क्योंकि वो जो है नुकसानदेह हो सकता है। तो सबसे पहले तो खनिजों का निक्षेप के बारे में जो है वो महत्वपूर्ण रहता है। ठीक है, अगर खनिजों का निक्षेप ज़्यादा होगा तभी खनन होगा, वरना नहीं होगा। दूसरा उसकी श्रेणी। तो खनिज जो होते हैं वो कई प्रकार की श्रेणियों के होते हैं, जैसे उच्च श्रेणी, मध्यम और निम्न। तो ज़्यादातर जो है निम्न श्रेणी के जो खनिज होते हैं उनका खनन जो है वो नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि ये आर्थिक दृष्टि से लाभदायक नहीं होते हैं। ठीक है, तो इनका जो खनन है वो नहीं किया जा सकता। तो श्रेणी महत्वपूर्ण रहती है। ठीक है, उपस्थिति की अवस्था। ठीक है, तो जो खनिज उपलब्ध है वो खनिज कैसा है, कितनी उसकी मात्रा है, ठीक है, और कितनी गहराई पर वो पाया जाता है। तो इन चीज़ों के बारे में भी होना, क्योंकि अगर ज़्यादा गहराई में होगा तो ऐसे में भी जो है वो ज़्यादा खर्चीला हो सकता है। तो ऐसे में जो खनन को ये सभी कार्य हैं वो प्रभावित करते हैं। इसके अलावा आर्थिक कारक भी है, जिसमें खनिजों की मांग, जो विद्यमान तकनीकी ज्ञान एवं उसका उपयोग, अवसंरचना के विकास। तो ये जो हैं आपके आर्थिक कारण हैं जो खनिज खनन को प्रभावित करते हैं। खनन को प्रभावित क्यों करते हैं? तो देखिए यहाँ पर आर्थिक कारण की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले खनिज की मांग, यानी हम जिस खनिज का खनन कर रहे हैं उसकी मांग है या नहीं ये जानना आवश्यक है। अगर मान लो ऐसे खनिज का खनन जो है वो कर लिया गया कि जिस खनिज की मांग है वो न के बराबर है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में वो जो खनन है वो क्या हो जाएगा? नुकसानदेह हो जाएगा, उससे नुकसान ही होगा ना। दूसरा विद्यमान तकनीकी ज्ञान, यानी जो हमारे पास तकनीकी ज्ञान उपलब्ध है, क्या इस खनिज के खनन में वो ज्ञान जो है वो हमारे जो है वो
सहयोग कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। क्योंकि देखो जिस प्रकार से तकनीकी ज्ञान जो होता है यानी तकनीकी होती है उसके हिसाब से ही जो है खनन किया जाता है और उससे जो है कम खर्चीला हो जाता है तकनीकी से। अगर पुरानी तकनीकी और खनन किया जाएगा तो वो हमेशा महंगा पड़ेगा, इसलिए तकनीकी ज्ञान है वो महत्वपूर्ण हो जाए। इसके अलावा तकनीकी का उपयोग भी जो है वो करना आना चाहिए। अब तकनीकी ज्ञान तो है लेकिन उपयोग करना नहीं है तो ऐसे में भी जो है नुकसान हो सकता है। तो तकनीकी ज्ञान और उसका उपयोग होना चाहिए। अवसंरचना के विकास, तो अवसंरचना का जो विकास है वो भी जो है वो होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा पूंजी की उपलब्धता यानी अच्छे खासे पैसे होने चाहिए, क्योंकि खनन क्रिया में काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं, श्रमिकों से लेकर मशीनों तक, ठीक है। प्लस यातायात तो काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं। देखो श्रमिकों को आवश्यकता होती है और अच्छी मशीनों की आवश्यकता होती है, ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा महंगी होती हैं। इसके अलावा यातायात साधन चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से काफ़ी ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता खनन कार्यों में लगती है। इसके अलावा यातायात उचित अवस्था की होनी चाहिए और सस्ते श्रमिक होना ज़रूरी है और श्रमिक आसानी से उपलब्ध भी होने चाहिए। कई बार क्या होता है कि जो है मतलब श्रमिक है वो आसानी से उपलब्ध नहीं होते। अब श्रमिक अगर आसानी से उपलब्ध नहीं होंगे तो श्रमिक क्या होंगे, महंगे प्राप्त होंगे। तो इस वजह से जो है ये चीज़ें आपकी रहती हैं। उसके बाद में आता है खनन विधियाँ। तो खनन विधियों की बात करें तो उपस्थिति की अवस्था एवं अयस्क की प्रकृति के आधार पर खनन 2 प्रकार के होते हैं। तो अगर अपन यहाँ चर्चा करें तो जो खनिजों की उपस्थिति है इसकी अवस्था एवं जो अयस्क होता है, ठीक है, अयस्क क्या होता है, वह खनिज पदार्थ जो अशुद्धियाँ लिए होता है उसे अयस्क कहते हैं। तो उसकी प्रकृति के आधार पर जो है खनन 2 प्रकार से होता है। पहला होता है धरातलीय और दूसरा होता है भूमिगत खनन। धरातलीय खनन को विस्तृत खनन भी कहा जाता है। यहाँ खनिजों के खनन का सबसे सस्ता तरीका है, क्योंकि इस विधि में सुरक्षात्मक पूर्व उपायों एवं उपकरणों पर अतिरिक्त खर्च की अपेक्षाकृत निम्न कम होता है एवं उत्पादन शीघ्र एवं अधिक होता है। तो धरातलीय खनिज जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और काफ़ी ज़्यादा सस्ता भी होता है, क्योंकि इस विधि में जो है सुरक्षात्मक और पूर्व उपायों और उपकरणों का जो उपयोग है वो अतिरिक्त खर्च के बिना किया जाता है, ठीक है। और धरातलीय खनिज का मतलब खनन का मतलब क्या होगा, धरातल के आसपास या धरातल के ऊपर ही इस प्रकार के खनिज का उत्पादन किया जाता है। तो इसमें जो है ये काफ़ी ज़्यादा कम जो है काफ़ी कम खर्चीला जो है वो होता है, ठीक है, और उत्पाद है वो भी शीघ्रता से प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से ये जो है रहता है। इसके अलावा जब अयस्क धरातल के नीचे गहराई में होता है तब भूमिगत अथवा कूपिंग खनन विधि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो अब जब अगर खनन जो अपन अयस्क की बात करें, ये अयस्क जो होते हैं वो धरातल के नीचे होते हैं, तो ऐसे में 2 विधियाँ होती हैं। एक तो होती है भूमिगत या होती है कूपिंग खनन विधि का प्रयोग जो है वो किया जाता है। इस विधि में लंबवत कूपक गहराई की स्थिति होती है, यानी कुएं जैसी आकृति है वो बनाई जाती है और उसके माध्यम से जो है खनिज हैं वो निकाले जाते हैं। इसमें भूमिगत गलेरियाँ खनिजों तक पहुंचने के लिए फैली होती हैं। इन मार्गों से होकर खनिजों का निष्कर्षण एवं परिवहन धरातल तक किया जाता है। तो मतलब जिस प्रकार से सुरंग होती हैं उस प्रकार से जो है वो सुरंग है वो ज़मीन के अंदर बनाई जाती हैं और इन सुरंगों से ही जो निकाले गए खनिज हैं वो खनिज वहीं से उनका उसी रास्ते से परिवहन होकर धरातल तक इनको पहुंचाया जाता है। खदान में कार्य करने वाले जो श्रमिक होते हैं उनको निकालने जाने वाले खनिजों के सुरक्षित और प्रभावी आगमन हेतु उसमें विशेष प्रकार की लिफ्ट, माल ढोने की गाड़ियां तथा वायु संचार प्रणाली की आवश्यकता होती है। तो इसमें क्या होता है कि जो खदान में कार्य करने वाले जो श्रमिक होते हैं उनकी सुरक्षित निकलने की और के लिए प्रभावी जो है आवागमन हेतु जो है विशेष प्रकार की लिफ्ट बनाई जाती है, जो श्रमिकों को अंदर से बाहर और बाहर से अंदर भेजने का और लाने का काम करती है, ठीक है। और ये विशेष प्रकार की होती है जो विशेष परिस्थितियों में भी ये काम में आती है। इसके अलावा माल ढोने के लिए विशेष प्रकार की गाड़ियाँ होती हैं। इसके अलावा अब देखो काफ़ी ज़्यादा गहराई में होते हैं तो गहराई में जो है वायु कम हो जाती है, वायु का दबाव कम हो जाता है, तो वायु संचरण प्रणाली की भी आवश्यकता इसमें पड़ती है, ठीक है, क्योंकि नीचे जाने के बाद जो है वायु कम हो जाती है, तो इसकी वजह से जो ऑक्सीजन वगैरह है उनको प्रोवाइड करवाया जाता है। खनन का ये तरीका जोखिम भरा है,
क्योंकि जहरीली गैसें, आग एवं बाढ़ के कारण कई बार दुर्घटना होने का भय रहता है। अब ये जो तरीका है वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की है, जोखिमपूर्ण है। क्यों है? क्यों देखो कभी कभार क्या होता है, खनन के दौरान जो है जहरीली गैसें वो बाहर निकल जाती हैं, जिससे लोग जो हैं वो दम घुट के उनकी मौत हो जाती है। कई बार ज्वलनशील गैसें निकल जाती हैं जिसकी वजह से खदानों में आग लग जाती है। विशेष करके ऐसा कोयले की खदानों में और जो पेट्रोलियम उत्पाद हैं तो उनके क्षेत्रों में इस प्रकार के जो है खनन जो है वो ज़्यादा होता है, मतलब ऐसी आग लगने की घटनाएं ज़्यादा होती हैं। इसके अलावा कई बार जो होता है बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से जो खदानें हैं उनके अंदर पानी भर जाता है, जिसकी वजह से कई बार जो है दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है और होता भी है। काफ़ी बार जो है ऐसा हो जाता है कि इनमें से किसी एक क्रिया के द्वारा जो है काफ़ी बड़ी दुर्घटना घटित हो जाती है। क्या आपने कभी भारत में कोयला खदानों में आग लगने एवं बाढ़ आने के विषय में पढ़ा होगा? तो आप लोगों ने जो है न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते हो तो आपने पढ़ा होगा कि बहुत बार भारत में भी जो कोयले की खदानों में आग लग गई या बाढ़ के दौरान जो है खदानों में पानी भर गया, तो ऐसी घटनाएं जो हैं वो न्यूज़पेपर में आती रहती हैं। विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश उत्पादन की खनन, प्रसंस्करण एवं शोधन कार्य से पीछे हट रहे हैं। ठीक है, अब जो विकसित देशों की बात करें तो विकसित देश जो हैं वो आजकल खनन करने और प्रसरण जो शोधन कार्य हैं इसको करने से पीछे हट रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें श्रम लागत अधिक आने लगी है, जबकि विकासशील देश अपने विशाल श्रमिक शक्ति के बल पर अपने देशवासियों के उच्च रहन सहन को बनाए रखने के लिए खनन कार्यों को महत्व दे रहे हैं। तो भाई क्योंकि जो विकसित राष्ट्र हैं वो लगातार खनिजों का विदोहन कर रहे हैं, तो खनिजों का विदोहन कर रहे हैं तो वो कम तो हुए ही हैं, तो कम हुए हैं, इसकी वजह से अब जो उनकी मात्रा है वो कम हो गई है, तो इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा खर्चीले हो रहे हैं। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर जो श्रम जो है वो लागत है वो भी अधिक आ रही है, क्योंकि श्रमिक है नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो जनसंख्या है वो वैसे भी नियंत्रित होती है, तो इस वजह से यहाँ पर जो समस्याएं हैं वो बढ़ती हैं। इसके अलावा अगर अपन बात करें विकासशील देशों की, तो विकासशील देशों में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो वो क्या करते हैं अपने जनसंख्या के बल पर, अब जनसंख्या ज़्यादा है तो श्रमिक ज़्यादा है, तो श्रम शक्ति के बल पर आज भी खनन कार्य कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो अपने देश के लोगों का जीवन स्तर है उसको बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, यानी रहन सहन की जो उत्तम अवस्थाएं हैं वो देना चाहते हैं अपने नागरिकों को, इसलिए विकासशील देश हैं वो खनन कार्यों में बहुत तेज़ गति से संलग्न हैं या बहुत तेज़ गति से इस ओर बढ़ रहे हैं। अफ्रीका के कई देश, दक्षिणी अमेरिका के कुछ देश एवं एशिया में आय के साधनों का 50% तक खनन कार्य से प्राप्त होता है। तो अफ्रीकाई देशों की बात करें, दक्षिणी अमेरिकाई देशों की बात करें, एशिया के बहुत से देशों की बात करें, तो इनका आय जो है, इन देशों की जो आय है उस आय का 50% से अधिक जो है वो खनन द्वारा ही या खनन उत्पादों द्वारा या खनिजों द्वारा ही प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसलिए इन देशों के लिए मजबूरी भी हो जाती है कि खनन को वो लगातार करते रहें या खनन को बढ़ावा दें। ठीक है, तो इस वजह से ये जो विकासशील देश हैं वो बड़ी मात्रा में खनन कार्य करते हैं। ठीक है, जबकि विकसित देशों को इनकी आवश्यकता है नहीं। दूसरे ये देश पैसे वाले होते हैं, तो ये जो गरीब देश होते हैं या विकासशील देश होते हैं इनसे क्या कर लेते हैं, खनिज जो होते हैं उनको आयात कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनके ऊपर उतना खर्च नहीं आता जितना कि वो अपने देश में खनन कार्य करेंगे, तो वो खर्च है वो ज़्यादा आएगा। ठीक है, उस खर्च से बचने के लिए ही ये क्या करते हैं, विकासशील जो देश हैं उन देशों से आयात कर लेते हैं। ठीक है, तो उनमें खर्च कम हो जाता है, इसलिए जो विकसित देश हैं वो पीछे हट रहे हैं और जो आपके विकासशील देश हैं वो इस ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो ये जो आपका चैप्टर जो है प्राथमिक क्रिया ये यहाँ समाप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में अपन मिलेंगे द्वितीयक व्यवसाय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छे लगें तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी जो 12th क्लास में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।